वीडियो का डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो खास रह गया था, इसमें बात करेंगे इसका प्रोसीजर। प्लेस हैंड ऑन द रेक्टस एब्डोमिनल जस्ट बिलो द एंटीरियर कोस्टल मार्जिन ऑन एपिगैस्ट्रिक एंगल। इस डायग्राम के थ्रू समझते क्या है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो कि बिलो होता है एंटीरियर कोस्टल मार्जिन के, वहाँ पे अपना दोनों हाथ का फिंगर थेरेपिस्ट रखेंगे एंड देन आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ स्लोली एंड डीपली थ्रू द नोज। पेशेंट को बोलेंगे वो स्लोली और डीपली नोज के थ्रू सांस ले। हैव द पेशेंट to keep the shoulder relaxed and upper chest quiet, allowing the abdomen to rise slightly। पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना शोल्डर को रिलैक्स रखे, अपर चेस्ट को भी क्वाइट रखे, जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में अपना अपर चेस्ट क्वाइट रहता है, और बोलेंगे एब्डोमेन को स्लाइटली वो राइज करे। देन टेल द पेशेंट टू रिलैक्स एंड एक्सेल स्लोली थ्रू द माउथ। तब फिर पेशेंट को बोलेंगे कि वो रिलैक्स हो और एक्सेल करे माउथ के थ्रू स्लोली, ना कि स्पीडली करेंगे, धीरे धीरे उनको माउथ के थ्रू एक्सेल करने के लिए बोलेंगे। After that, patient understand and is able to control the breathing using a diaphragmatic pattern. Practice diaphragmatic breathing in variety of position, standing and during activity, walking, climbing stairs। जब पेशेंट को समझ में आ जाए कि डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज कैसे करना है, तो उसको बोलेंगे वो खुद से ये प्रैक्टिस करें। तो उसमें प्रैक्टिस करने में उनको जैसे सेमी फ्लोर पोजीशन में पहले हम लोग बोले थे कर रहे थे, थेरेपिस्ट करवा रहे थे, तो अब उनको बोलेंगे वो डिफरेंट पोजीशन में ट्राई करें, जैसे कि स्टैंडिंग रहे तो सिटिंग रहे, तो उस केस में वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करें। अब आता है सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? This technique has a beneficial effect in the removal of secretion and enhancing the thoracic cage mobility। तो ये क्या है टेक्निक जिसमें हम लोग सेक्रेशन को रिमूवल करते हैं और इन्हांस करते हैं अपना थोरेसिक केज के मोबिलिटी को। दिस फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड लोब ऑफ लंग्स। ये फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन का वो इंडिविजुअल जो लंग्स के लोब होते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रिकवर कर सकते हैं। इसका पहला है लैटरल कोस्टल एक्सपेंशन। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं कॉल्ड लैटरल बेसल एक्सपेंशन, इसका दूसरा नाम है, और कैन बी कैरिड आउट यूनिलैटरली एंड बायलैटरली पोजीशन। इसको कैरी कर सकते हैं या करवा सकते हैं यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों तरीके से। अब इसमें क्या है पोजीशन, तो इसमें पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सेमी फ्लोवर था, इसमें पोजीशन होना चाहिए हुक लाइन पोजीशन। लैटर प्रोग्रेस टू ए सिटिंग पोजीशन, हुक लाइन पोजीशन के बाद उसको सिटिंग पोजीशन में लाएंगे। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या है। प्लेस योर हैंड अलॉन्ग द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर रिब टू डायरेक्ट द पेशेंट अटेंशन टू द एरियाज वेयर द मूवमेंट इज टू अकर। प्लेस करेंगे अपना हाथ को लैटरल एस्पेक्ट में लोअर रिब के, और पेशेंट क्यों करेंगे ये, ताकि पेशेंट का ध्यान जाए इसके ऊपर। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ आउट एंड फील द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। पेशेंट को ब्रीथ आउट करने के लिए बोलेंगे और रिब केज का जो मूवमेंट हो रहा है इनवर्ड और डाउनवर्ड उसको फील करने के लिए बोलेंगे। अब आता है इसका थर्ड प्रोसीजर क्या है इसका। नेक्स्ट ये दोनों हो गए, इसके बाद थर्ड के बारे में जानेंगे। एज द पेशेंट ब्रीथ आउट, प्लेस प्रेशर इनटू द रिब विद पाम ऑफ योर हैंड एंड दिस इज कंटिन्यूड थ्रू नेक्स्ट इंस्पिरेशन एंड रिलीज बाय एंड ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसका ये थर्ड प्रोसीजर है। अब आता है लास्ट, स्लो डीप ब्रीदिंग विद कंट्रोल इंस्पिरेशन अलाउज मोर मीन्स ऑफ गेनिंग वेंटिलेशन। स्लो और डीप जब ब्रीदिंग करेंगे और कंट्रोल इंस्पिरेशन करेंगे, कंट्रोल इंस्पिरेशन के साथ करेंगे, तो ये क्या करता है, मोर गेनिंग वेंटिलेशन में करता है, मतलब वेंटिलेशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे गेन कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है पोस्ट बेसल एक्सपेंशन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हु इज कन्फाइंड टू ए बेड इन ए semi-reclining position for extended period of time because secretion accumulate in posterior segment of lower lobe। ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद जो पेशेंट सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन पे रहते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, बिकॉज उनका सिक्रीशन क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट में लोअर लोब के। तो इस केस में पोस्ट बेसल एक्सपेंशन करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रेशर इज गिवन यूनिलैटरली ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर रिब। तो इसमें प्रेशर क्या करते हैं, एक साइड से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लोअर रिब के देते हैं। हैव द पेशेंट सिट एंड लीन फॉरवर्ड ऑन ए पिलो। पेशेंट को बोलेंगे वो बैठे और लीन करे फॉरवर्ड पिलो पे, ढेर सारा यहाँ पे पिलो रख करके, स्लाइटली बेंडिंग द हिप को बेंड करके। तो ये इसका प्रोसीजर है, इस तरह से वो करेंगे पोस्ट बेसल एक्सपेंशन। अब आता है थर्ड एपिकल एक्सपेंशन, या उसको बोल सकते हैं एपिकल ब्रीदिंग। The patient suffering from upper lobe disease need the correct teaching of the apical expansion to permit the air entry to the upper lobe। इसमें पेशेंट को बोलेंगे जो सफ़र कर रहे हैं अपर लोब के कोई भी डिजीज से, तो उनको इस एपिकल एक्सपेंशन या एपिकल ब्रीदिंग के थ्रू उनको रिलीफ मिल सकता है। When there is a restricted movement and deformity of the chest wall caused by extensive pleural thickening, the apical breathing exercise are useful, which should be taught unilaterally। अब एक थर्ड pursed lip breathing। It involves slightly pursing the lips together during the controlled exhalation।
इट कीप्स एयरवे ओपन बाय क्रिएटिंग बैक प्रेशर इन द एयरवेज टू रीओपन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज। तो पर्स स्लिप क्या है कि जो पोजीशन है अपना, जिस जैसे कि कैंडल फूंक करते हैं या बलून में फूंक मारते हैं, तो वो हो गया अपना पोजीशन पर्स स्लिप का। तो इसमें क्या है, इन्वॉल्व लाइटली पर्सुइंग द लेग्स टुगेदर ड्यूरिंग कंट्रोल एक्सेलेशन के टाइम पे पर्स स्लिप करेंगे। इट गिव्स एयरवे ओपन, ये क्या करता है कि जो एयरवे है उसको ओपन करता है, एंड बाय क्रिएटिंग बैक प्रेशर। जैसे हम लोग पर्स स्लिप के थ्रू हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, तो जो भी प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा अंदर का प्रेशर कम, उसकी वजह से टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वहाँ पे, और जो ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज होता है वो ओपन हो जाता है और बाहर इसमें सांस लेने में आराम होता है इसमें। इट डिक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट एंड वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड इंक्रीजेज द टाइडल वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करता है, जो कि हम लोग को बहुत मेहनत लग रहा था ब्रीदिंग करने में, तो इसके थ्रू ये कम हो जाता है वर्क हमारा ब्रीदिंग का। एंड इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो भी हम लोग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं एयर, उसका जो अमाउंट होता है वो टोटल 500 to 600 ml होता है, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये क्या करता है, उसको भी इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। अब आता है टॉट द पेशेंट विथ सीओपीडी, या फिर बोल सकते हैं कि और अदर केसेस जैसे हो गया ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, उनको बोलेंगे कि ये वाला पर्स स्लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ताकि उनको जो एपिसोड ऑफ डिस्पनिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, वो उससे ओवरकम कर सके। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो पहला प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले इनको बोलेंगे इनहेल स्लोली थ्रू द नॉस्ट्रिल, नाक के थ्रू वो स्लोली इनहेल करें। A patient is instructed to inhale through the nose for several seconds with the mouth. बोलेंगे पेशेंट को कि वो सेवरल सेकंड के लिए वो इनहेल करे नोज के थ्रू, ना कि माउथ के थ्रू। उसके बाद बोलेंगे कि वो एक्सेल करे द माउथ क्लोज्ड एंड देन एक्सेल स्लोली ओवर 4 to 6 सेकंड थ्रू द लिप हेल्ड इन विस्लिंग और किसिंग पोजीशन। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे एक्सेल जब वो करे तो पर्स लिप के पोजीशन में जिसको यहाँ पे लिखा है विस्लिंग और किसिंग पोजीशन, उस केस में ही यहाँ पे उस पोजीशन में ही अपना लिप रखते हुए स्लोली एक्सेल करेंगे 4 to 6 सेकंड तक। अब लास्ट है द यूज ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन ड्यूरिंग द पर्स लिप ब्रीदिंग मस्ट बी अवॉइडेड। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करना है जब वो एक्सेल कर रहे। क्यों, इससे क्या होगा कि जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है, और जैसा कि पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ज़्यादा टर्बुलेंस या फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो टर्बुलेंस जो क्रिएट होगा उसकी वजह से ब्रोंकस स्पाज्म हो सकता है, जिससे सिकुड़ जाएगा ब्रोंकस और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। दैट्स एंड, ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का टेक्निक सारा।